हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका। और हमारी जो है प्लांट ब्रीडिंग की काफ़ी क्वेश्चंस जो है मैंने डाल दिए हैं आपके लिए, जिसमें हेटेरोसेस के क्वेश्चंस डाले थे। ऐसे ही आज की जो सेशन है इसमें जनन द्रव्य की प्रश्नोत्तरी है, जर्म प्लाज्म की। 100% मान लेना, गारंटी है, गारंटी। जो क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे हमारे जो कोर्स है, साइट कृषि अधिकारी का जो ऑनलाइन कोर्स है वो, प्लस जो भी हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो, जो भी कराया जाएगा गारंटी है, इससे बाहर आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। अभी जनन द्रव्य प्रश्नोत्तरी प्लांट ब्रीडिंग का जो है ये टॉपिक है। जर्म प्लाज्म, जैसे जर्म प्लाज्म कहते हैं, इसके 20 क्वेश्चंस देखेंगे जो बेस्ड हैं आपके साइट कृषि अधिकारी भर्ती पर, यानी कि इसके एग्जाम पैटर्न पर। दूसरा, बाकी तो देखो एओ हो, स्कूल लेक्चरर हो, प्री पीजी हो, बाकी तो सब में देखो आएंगे ही। वो एक अलग बात है, जहां पर भी जर्म प्लाज्म सिलेबस में है 100% वहां क्वेश्चन आएगा ही। चलिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। हाँ, स्टार्ट करें। चलिए, किसी फसल के उद्गम एवं विविधता केंद्र की अवधारणा किसने दी है? सेंटर ऑफ ओरिजिन या सेंटर ऑफ डायवर्सिटी, किसने दी है? बेबीलॉव, लीनियस, हार्लेन एंड हचिसन। किसने? बेबीलॉव। आंसर क्या जाएगा? बेबीलॉव जाएगा। देखिए, एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर एक टॉपिक, हर एक चीज से जो है यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। बस एक चीज याद रखना है, सेंटर ऑफ ओरिजिन को हम सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी भी कहते हैं। ये खास बात ध्यान रखना, सेंटर ऑफ ओरिजिन को सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी भी कहते हैं। बेबीलॉव थे जिन्होंने सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे, है ना, यानी कि जहां पर जो है किसी फसल की जो वाइल्ड स्पीसीज है, वाइल्ड फॉर्म है, वो मेन वहीं से उनकी उत्पत्ति हुई है एक्चुअली। सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? बेबीलॉव के अनुसार जहां से उस फसल की कोई भी जो क्रॉप है उसका ओरिजिन उस पर्टिकुलर प्लेस से हुआ है, ठीक है, उस सेंटर ऑफ ओरिजिन से हुआ जहां पर डाइवर्सिटी पाई जाती है, जहां पर विविधताएं पाई जाती हैं। अब देखिए, भारत में विदेशी जर्मप्लाज्म संग्रहण के लिए क्या उपयोग करते हैं? देखिए, एक टर्म है, जैसे आपने क्या है, आपने जर्म प्लाज्म का कलेक्शन किया, और जर्म प्लाज्म आपने कहां से मंगाया है? विदेश से। जर्म प्लाज्म या विदेश से, जर्म प्लाज्म का मतलब कोई भी भाग, जैसे सीड है, किसी क्रॉप का आपने सीड मंगाया, विदेश से मंगाया, तब उसको एक क्या नाम देंगे? एक शॉर्ट में जो है तो इसको नाम देते हैं एक्जोटिक कलेक्शन, ईसी। क्या नाम देते हैं? एक्जोटिक कलेक्शन। आईसी इंडिजिनस, आईडब्ल्यू इंडिजिनस वाइल्ड। क्लियर है? चलो, साइट कृषि अधिकारी के कोर्स की बात करें तो हमारा जो कोर्स है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में, एक ही कोर्स है हमारा जो दोनों मीडियम में, अलग अलग मैंने वीडियो अच्छे से डाली हुई हैं, प्लस टेस्ट सीरीज भी फ्री है। जो ये टेस्ट सीरीज जो अभी आप देख रहे हो, इस प्रकार की जो है एक्सप्लेनेशन वाली जो टेस्ट सीरीज है वो हम डाल रहे हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में सेपरेट सेपरेट करके हम डाल रहे हैं इस कोर्स में। रिकॉर्डेड कोर्स है, शानदार वाला कोर्स है, गारंटी है, गारंटी है, साइट कृषि अधिकारी भर्ती के लिए गारंटी है। सिलेक्शन के लिए जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेश्चंस, जो विद्यार्थी फर्स्ट रैंक लेके आएगा, 100% मान लेना, ये मान लेना हमारा कोर्स का कंटेंट आप चेक करोगे तब पता चल जाएगा कि क्वालिटी कितनी है। फिर आ जाते हैं, प्रारंभ में बेबीलॉव ने कितने उद्गम केंद्र बताए थे? देखिए, प्रारंभ में क्या है, प्रारंभ में जो उद्गम केंद्र बताए थे वो बताए थे 8, ये ध्यान रखें। कितने? 8। बाद में, बाद में जो है टोटल मिला के 12 इन्होंने, बाद में 12 जो है इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था। जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान इन्होंने एक सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है हिंदुस्तान भी बताया था, तो हिंदुस्तान को फर्दर इन्होंने 2 जो है उसमें क्लासिफाइड किया था। ऐसे ही एक और सेंटर ऑफ ओरिजिन था, उसको जो है 3 में क्लासिफाइड किया था। ऐसे ही फिर नया एक सेंटर ऑफ ओरिजिन इन्होंने जोड़ा था, यूएस से जोड़ा था।
क्लियर है? तो ऐसे जो है टोटल 12 है। तो एंड ऑफ द डे बेबीलॉव के अनुसार कितने थे? 12 सेंटर ऑफ ओरिजिन इन्होंने दिए थे। लेकिन जब प्रारंभ की बात करें, बेबीलॉव ने जब सेंटर ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट दिया था तब 8 दिए थे, तो आंसर क्या जाएगा? 8 जाएगा। फिर बाद में इन्होंने 12 हो रहे थे टोटल, और जोड़ दिए थे इन्होंने। फिर उसके बाद आ जाइए उद्गम केंद्रों में। अब इसके लिए देखो, क्वेश्चन करने के लिए आपको पढ़ना होगा। अब पढ़ने के लिए आपके पास ऑप्शन ये है, या तो आप हमारा एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन से कोर्स लीजिए साहित्य कृषि अधिकारी का, या आप जो पुस्तक है बीडी सीन, कौन सी है? बीडी सीन, जो हिंदी मीडियम में भी आती है और इंग्लिश मीडियम में, दोनों में आती है, या तो आप उस बीडी सीन को पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? उद्गम केंद्रों में स्थित वे छोटे क्षेत्र जिनमें पूरे उद्गम केंद्रों की तुलना में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। यानी कि कोई उद्गम केंद्र है, कोई सेंटर ऑफ ओरिजिन है, उस सेंटर और ऑफ ओरिजिन के अंदर भी एक क्षेत्र, ये तो पूरा क्या हो गया? सेंटर ऑफ ओरिजिन हो गया, सेंटर ऑफ ओरिजिन। इस सेंटर ऑफ ओरिजिन के अंदर भी एक वो क्षेत्र, वो एरिया जहां पर जो है डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं माइक्रो सेंटर। क्या कहलाते हैं? माइक्रो सेंटर्स। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, ये अभी क्वेश्चन इसके आ जाएंगे। क्लियर है भाई यहां तक? अच्छा, माइक्रो सेंटर जहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, मतलब अब देखो सेंटर ऑफ ओरिजिन तो पूरा देश होता है। अब देश के किसी ना किसी राज्य या किसी क्षेत्र में उस पर्टिकुलर क्रॉप की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है, तो वो जो छोटा सेंटर है उसे हम माइक्रो सेंटर कहते हैं। बेबीलॉव के अनुसार सोयाबीन व मूली का उद्गम केंद्र, बेबीलॉव के अनुसार चीन, हिंदुस्तान, मध्य एशिया या एशिया माइनर, चीन है भैया। सोयाबीन और मूली का उद्गम केंद्र, सेंटर ऑफ ओरिजिन, बेबीलॉव के अनुसार चीन। लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें भाई। देखो मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जा भी नहीं रहा है ना। ये जो आप जो वीडियो देख रहे हो ना, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ, है ना। आपका सब्सक्राइब करने और लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगा, प्लीज़, है ना। थोड़ा सा जो है ध्यान रखें। केंद्रीय कपास अनुसंधान, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जहाँ कपास का सक्रिय जनन द्रव्य संग्रह किया हुआ है, जहाँ पर जो है कपास का जो है जर्म प्लाज्म जो है कलेक्शन किया हुआ है। तो ये कहाँ पर है? नागपुर में है। तो याद रखना है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में है। फिर उसके बाद आ जाइए वे पुरानी किस्में, ध्यान से सुनना, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। वे पुरानी किस्में जो दिए गए क्षेत्र में पुराने समय में उगाई जाती थी, जिनका उद्भव या विकास योजनाबद्ध प्रजनन के बिना, योजनाबद्ध प्रजनन के बिना हुआ है, क्या कहलाती हैं? लैंड रेसेस, ऑब्सोलेट वेराइटी, वेराइटी इन कल्टीवेशन, या वाइल्ड फॉर्म? सोचिए, सोच लिया होगा आपने। देखिए इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? देसी किस्म में जाएगा। देसी और पुरानी किस्मों में क्या है? यहां पर जो ब्रीडिंग मेथड है, यहां पर जो ब्रीडिंग मेथड है उसका यूज नहीं किया है। ब्रीडिंग मेथड नॉट यूज, यहां पर ब्रीडिंग मेथड को यूज किया गया है ना। यूज ब्रीडिंग मेथड, यहां पर इंप्रूवमेंट जो मेथड है उसको यूज किया गया है। मतलब वो वेराइटियां, देखिए देसी वेराइटी तो ये है, इन देसी वेराइटियों में आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यदि मैं बात करूं कि जेनेटिक वेरिएशन किस में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो लैंड रेसेस में और वाइल्ड फॉर्म में। वाइल्ड फॉर्म में लैंड रेसेस से भी ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। अब पुरानी किस्मों में ऑब्सोलेट जो वेराइटी और लैंड रेसेस में केवल इतना अंतर है कि यहाँ पर कोई भी ब्रीडिंग मेथड का यूज नहीं किया गया। जो हमारे बहुत दादा परदादा के टाइम पर जो वेराइटी ग्रो की जाती थी वो देसी किस्में थी, जिनमें कोई भी ब्रीडिंग मेथड का यूज नहीं किया गया। बाद में कुछ ब्रीडिंग मेथड को यूज करके वेराइटी डेवलप की गई थी, ये पुरानी किस्में थी जो वेराइटी डेवलप, लेकिन आज ये ग्रो नहीं की जाती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा लरमा रोजो 64, उस टाइम पर आई थी,
1966-67 के आसपास। अब क्या वो वैरायटी ग्रो की जाती है? नहीं की जाती। मतलब वो कौन सी वैरायटी है? पुरानी वैरायटी है, लेकिन उसमें ब्रीडिंग मेथड का यूज किया था। लैंड रेसेस जहां पर कोई भी ब्रीडिंग मेथड का यूज नहीं किया गया। क्लियर है यहाँ तक? वेराइटी इन कल्टीवेशन जो भी ग्रो हो रही है। वाइल्ड फॉर्म मतलब जंगली प्रारूप, जिससे उसकी जो मेन क्रॉप है उसकी उत्पत्ति हुई है। फिर उसके बाद आ जाइए सूरजमुखी एंड जेरूसलम आर्टिचोट हेलियंथस ट्यूबरोसम की उत्पत्ति स्थान बेबीलोन के अनुसार। देखिए इसे जो जेरूसलम आर्टिचोट है इसे हम कहते हैं जनरली सूरजमुखी। लगभग 1935 या बाद की बात है। तो जो बेबीलोन था उसने एक नया सेंटर ऑफ ओरिजिन दिया था। पहले तो उन्होंने 8 दिए थे, 8 के अलावा फिर उनको फर्दर डिवाइड किया, फिर एक नया सेंटर ऑफ ओरिजिन दिया था यूएसए। तो बेबीलोन के अनुसार सूरजमुखी और जेरूसलम आर्टिचोट का जो ओरिजिन है वो क्या है? यूएसए है। ये जब पूरा चैप्टर पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है तमाकू का जनन द्रव्य संग्रहण किस क्षेत्र में किया हुआ है? आपको बताना है कि जो टोबैको है, टोबैको का जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहाँ पर किया हुआ है? तो प्यारे विद्यार्थियों ये किया हुआ है राजामुंदरी में, क्योंकि यहाँ पर राजमुंदरी में क्या है? सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये ध्यान रखना है, क्या है? सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है राजमुंदरी में। और जहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर उसका जर्म प्लाज्म, उससे रिलेटेड जो जर्म प्लाज्म है उसका संग्रहण किया हुआ है। जैसे आपसे कहे आलू का जर्म प्लाज्म कहाँ पर कलेक्शन किया हुआ होगा? सोचिए। शिमला कुफरी, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये ध्यान रखें। आपसे कहे कोई चावल का कहाँ पर संग्रह किया हुआ होगा? जर्म प्लाज्म कलेक्शन चावल का कहाँ किया हुआ होगा? कटक उड़ीसा। याद करो, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया होगा, है ना? ये देखो, चावल के जनन द्रव्य को कहाँ अनुरक्षित किया गया है, मेंटेन किया गया है? कटक। कटक में क्या है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कटक उड़ीसा में। ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद जनन द्रव्य को संरक्षित करने का सबसे उत्तम जीन बैंक क्या है? डीएनए बैंक, सीड बैंक, फील्ड बैंक। तो ये है सबसे उत्तम, ये सबसे आसान है सीड बैंक। बीज को कंजर्वेशन, सीड का कंजर्वेशन करना बहुत आसान है। और ये डीएनए बैंक, सीड बैंक, ये सभी क्या है? जब आप पढ़ोगे कंजर्वेशन पढ़ोगे, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन पढ़ोगे, एक टॉपिक है जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, उसमें इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन और एट्स इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन, तो ये सभी हैं एट्स इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। ये ध्यान रखें, ये सभी एट्स इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन मेथड है। और इसमें से सबसे बेस्ट है सीड बैंक। बीज को आराम से अच्छे से कलेक्शन करके रखा जा सकता है, सबसे उत्तम तरीका है। बेबीलोन के अनुसार मक्का, राजमा, शकरकंद, तरबूज, खरबूज। बेबीलोन के अनुसार मक्का, राजमा। बताइए भाई, इसका जो है प्राइमरी उद्गम केंद्र जो है, तो इसका है मध्य अमेरिका। याद रखना है, क्या है भाई? मध्य अमेरिका है। नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के बीज संग्रह की प्रविष्टियों को केवल पुनरुत्पादन यानी कि रीजनरेशन के लिए निकाला जाता है? पुनरुत्पादन, रीजनरेशन मतलब उनको वापस से ग्रो करना, फील्ड पर उसको ग्रो करना। तो देखिए, जो जर्म प्लाज्म का जब हम कलेक्शन करते हैं, क्या करते हैं? कलेक्शन। किसी भी जगह, किसी भी इंस्टीट्यूट में जब जर्म प्लाज्म का कलेक्शन किया जाता है तो कलेक्शन जो है तीन कलेक्शन किए जाते हैं। एक तो बेस कलेक्शन किया जाता है, एक एक्टिव कलेक्शन किया जाता है, एक बर्टिन कलेक्शन किया जाता है। तो देखिए, जो बेस कलेक्शन होता है ना, ये जो बेस कलेक्शन होता है तो इसका रीजनरेशन में यूज होता है। रीजनरेशन मतलब बेस कलेक्शन को यूज करके इसको, बेस कलेक्शन वाला जो पार्ट है सीड का, उसको यूज करके और वापस से ग्रो कर लेंगे। ये ऐसा क्यों किया जाता है? जब जर्मिनेशन परसेंटेज कम हो जाती है, वाइबिलिटी कम हो जाती है, तब रीजनरेशन किया जाता है। एक्टिव कलेक्शन, ये
जब मल्टीप्लिकेशन करना है, एवोल्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तब एक्टिव कलेक्शन को यूज किया जाता है। जब वर्किंग कलेक्शन को कब यूज किया जाता है? जब कोई ब्रीडिंग प्रोग्राम है, कोई इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है, उसमें वर्किंग कलेक्शन को यूज किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, इसका जो आंसर है वो क्या है? बेस कलेक्शन। फिर उसके बाद आ जाइए, यदि कोई प्रजाति एलेंडिट एसेक्सुअल प्रोपेगेशन करती है तो उसका जर्म प्लाज्म क्या होगा? यानी कि जर्म प्लाज्म क्या होगा? कौन सा होगा जर्म प्लाज्म? सीड, वेजिटेटिव प्रोपेड्यूल, पॉलन ग्रेन, जाइगोटेट। ये तो सिंपल है, वेजिटेटिव प्रोपेड्यूल्स। फिर उसके बाद आ जाइए, जिस क्षेत्र में किसी फसल की उत्पत्ति, ध्यान से सुनना, जिस क्षेत्र में किसी फसल की उत्पत्ति जनरली स्पीसीजों से होने का विश्वास है, मतलब कोई फसल है, इस फसल की उत्पत्ति किससे हुई है? जनरली जाति से, जनरली प्रजाति से। यदि इस फसल की उत्पत्ति हुई है तो बताएं जहां पर उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? जिस क्षेत्र में इस फसल की जनरली प्रजाति है, प्राथमिक, द्वितीयक, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक उद्गम केंद्र, यानी कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। हमें ये विश्वास हो, यानी कि ऐसा विश्वास हो कि जो फसल है उसकी ओरिजिन जो है इस जगह से हुआ है, इस ये जगह जनरली वाइल्ड फॉर्म से हुआ है, तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन जो है, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी डब्ल्यू ने पूछा था, आरपीएससी डब्ल्यू के द्वारा जो है ये क्वेश्चन 2022 में पूछा था। अब आपको बताना है कि वे सभी स्पीसीज हैं एवं विभेद, यहां पर है विभेद, वे सभी स्पीसीज हैं एवं विभेद जिनमें संक्रमण सरलतापूर्वक होता है और जिनके संकर पूर्ण उर्वर होते हैं, किस प्रकार का जीन कोश है? जीन कोश जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीन पूल। क्या कहते हैं लाडलो? जीन पूल कहते हैं। तो बताइए, वे स्पीसीज, वे स्ट्रेन जिनमें आपस में जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, वो आसानी से हो जाए और जो प्रोजेनी प्राप्त हो वो फर्टाइल हो, तो इसे कहते हैं प्राथमिक जीन पोष, यानी कि प्राइमरी जीन पूल कहा जाता है। और ये डब्ल्यू 2022 का क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद आ जाइए, अब इस बात को ध्यान से सुन करना, क्या कह रहा है? कृषि प्रारूपों यानी कि कल्टीवेटेड फॉर्म्स एवं उनके जनरली संबंधियों में उपस्थित वेरिएबिलिटी में धीरे धीरे कमी होने को कहते हैं। जो कल्टीवेटेड फॉर्म है और उसकी जो वाइल्ड स्पीसीज हैं, उनमें जो वेरिएबिलिटी जो कम हो रही है, वेरिएबिलिटी जो कम हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? नैरो जेनेटिक बेस, जेनेटिक बेस या जेनेटिक एरोजन। तो इसे हम कहते हैं जेनेटिक एरोजन। ये ध्यान रखें, क्या कहते हैं? जेनेटिक एरोजन कहा जाता है। जो धीरे धीरे जो वेरिएबिलिटी में जो कमी आ रही है, विभिन्नता में, विविधता में जो कमी आ रही है, तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक एरोजन। ये ध्यान रखें। क्लियर है? चलो, और टोटल जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो होती है वो जेनेटिक बेस होता है। नैरो जेनेटिक बेस मतलब पूरी टोटल जेनेटिक वेरिएबिलिटी में जो कमी आती है वो नैरो जेनेटिक बेस है। आगे देखिए क्या है, किस जीन कोश, जीन पूल की बात हो रही है, किस जीन कोश में वे स्पीसीजें आती हैं जिनका प्राथमिक जीन कोश के सदस्यों से संकरण बहुत कठिन, बहुत कठिन, संकरण कैसा होता है? बहुत कठिन होता है। और इन संकरणों से प्राप्त जो संकर होता है, मतलब हाइब्रिड प्राप्त होता है, F1 पौधे प्राप्त होते हैं, वो स्ट्राइल होते हैं, बंदे होते हैं। तो बताइए ऐसा कौन सा जीन पूल है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ऐसा जीन पूल है द्वितीयक। ये ध्यान रखें। क्लियर है? बहुत ही कठिन होता है, तो ये है तृतीयक। अब पूरा पढ़ोगे जब आपको समझ में आएगा। फिर देखिए, जीन पूल कॉन्सेप्ट किसने दिया? बताओ जरा, जीन पूल कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो जीन पूल कॉन्सेप्ट देने वाले कौन है? हार्लेन, हार्लेन एंड डीवेट
जो है इन्होंने जो है जीन पूल का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है। जर्म प्लाज्म का अन्य नाम क्या है? तो जर्म प्लाज्म का अन्य नाम क्या है? जेनेटिक बेस, जेनेटिक पूल, जेनेटिक रिसोर्स। क्या बताया था मैंने? जेनेटिक रिसोर्स। क्या नाम है? जेनेटिक रिसोर्स। क्लियर है? तो ये 20 क्वेश्चन आपके जर्म प्लाज्म के होते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, वो हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, वहाँ आप कोर्स ले सकते हैं। इसी प्रकार हमने जो है बहुत अच्छे से मेहनत करके जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में अच्छे से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, थ्योरी भी बनाई हुई है, वीडियो लेक्चर बनाए हुए हैं साइटर सी अदारी के। तो ज़रूर 100% वन टाइम आप विजिट कीजिए। कंटेंट क्वालिटी सबसे बेस्ट रहेगी, ये गारंटी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।